खराब हो गया है। अगर तुम्हारे दादाजी होते तो तुम्हें यह पागलपन कभी नहीं करने देते, इसलिए मैं भी तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। प्यारे लाल ने गुस्से में कहा, मैं अंकल जी से सहमत हूं। तुम अपने बूढ़े शरीर को देखो। हाँ, तुम में अनामिका से लड़ने की हिम्मत नहीं है। मेरी मानो तो अपनी जगह विजय को भेज दो। प्रिया ने कहा, अनामिका बहुत ही चालाक औरत है। अगर उसे औरत कहा जाए तो उसको यह पहचानने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी कि मेरी जगह विजय आया है और पूरा प्लान बेकार हो जाएगा। प्रशांत ने सबको समझाया, मुझसे अच्छा शिकार उसको और कोई नहीं मिलेगा। मुझे हर हालत में अनामिका को पकड़ना ही है और उसके लिए मैं बकरा बनने को तैयार हूं। अब मैं तुम में से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से सोच लिया है। हम जगह जगह पर उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाएंगे, गड्ढे खोद कर रखेंगे और जानवर को पकड़ने वाला कांटा भी लगाएंगे। इस बार वो हमारे हाथ से नहीं बच सकती। प्रशांत ने कहा, तुमसे तो कुछ भी कहना भैंस के आगे बीन बजाना है। फिलहाल तो मुझे बहुत नींद आ रही है। प्रिया ने जम्हाई लेते हुए कहा, नींद तो मुझे भी आ रही है। प्यारे लाल ने भी कहा, एक काम करो, तुम लोग जाकर सो जाओ, मुझे प्लान को पूरा करना है। प्रशांत ने कहा। प्रशांत ने पूरे प्लान की ब्लूप्रिंट तैयार की और सोने जा ही रहा था कि अचानक उसे किसी ने आवाज लगाई, बॉस, दुकान से कुछ खरीदना है। प्रशांत पीछे पलटने से पहले ही सहम गया। उसने ना तो बाहर कोई कदमों की आवाज सुनी और ना ही दुकान में किसी की आने की आहट। प्रशांत समझ गया था कि यह ग्राहक कोई विशेष ग्राहक था। प्रशांत ने पलट कर देखा। दुकान पर एक 40 वर्षीय आदमी काले कोट पैंट में खड़ा था। उसकी आंखें भी उसके कपड़ों की तरह ही काली थी। उसकी आंखें एकदम नीरस और गहरी काली थी। ना तो उनमें कोई चमक थी, ना ही कोई भाव। और उस आदमी ने अपने शरीर पर लोहे की चेन, घंटियां, बांसुरी, घुंघरू, चंदन की माला वगैरह लटका रखी थी। प्रशांत वो सब देखते ही सोच में पड़ गया कि अब उन सब का क्या मतलब होगा। तभी वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे अगरबत्ती चाहिए। प्रशांत ने दुकान में पलट कर देखा। वहां पर 2 पुराने अगरबत्ती के पैकेट और स्टैंड रखे थे। शायद वो सदियों से उस दुकान पर थे। प्रशांत ने अगरबत्ती और स्टैंड पर से धूल हटाकर उस आदमी को देते हुए कहा, मेरे पास ये 2 अगरबत्ती और स्टैंड है। बहुत खूब, बहुत सुंदर है, काफी पुराने लगते हैं। मैं ये दोनों वस्तुएं ले लूंगा। वैसे तुम्हारी दुकान में अब सामान कम होता जा रहा है, नया सामान लेने का समय आ गया है। आदमी ने प्रशांत को देखते हुए बोला। प्रशांत ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। प्रशांत उसे वो अगरबत्ती और स्टैंड देने ही जा रहा था कि वो आदमी बोला, मुझे ये सजा कर दे दो, ये तोहफा मुझे किसी को देना है। यह सुनकर प्रशांत हैरान हो गया। अंतिम संस्कार की दुकान पर भला गिफ्ट रैपिंग थोड़ी होता है। तभी प्रशांत को याद आया, उस दिन घर साफ करते समय उसने कुछ गिफ्ट के डब्बे देखे थे। प्रशांत ने अंदर जाकर पुरानी अलमारी में से 2 गिफ्ट के डब्बे निकाल कर ले आया। ये तोहफे के डब्बे शायद तुम्हें पसंद आए। इन पर कुछ प्राचीन नक्काशी का डिजाइन बना है। मैं इसके अंदर स्टैंड रखकर लाल रंग के रिब्बन से बांध देता हूं। कहते हुए प्रशांत ने दोनों स्टैंड को गिफ्ट पैक करके आदमी को दिया। बहुत खूब, मुझे बेहद पसंद आया। कितना पैसा हुआ? आदमी ने पूछा। प्रशांत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कितने पैसे बोले, तो बात को बनाते हुए उसने कहा, वही जो पहले दिया करते थे। आदमी ने हंसते हुए अपने कोट की पॉकेट में से 2 सिक्के निकाले और कहा, इसीलिए मुझे तुम्हारी दुकान पसंद है, अच्छा सामान और वाजिब दाम। प्रशांत सिक्कों को देख रहा था कि वो आदमी दुकान से जाने लगा। फिर अचानक वो रुका और पलटकर प्रशांत को देखने लगा। उसने अपनी जेब में से एक इनविटेशन कार्ड निकाला और प्रशांत को दिया। मेरे बच्चे, आज अमावस्या है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मगर पहले ये निमंत्रण स्वीकार करो। ये तुम्हारा खाने पीने और खुशी मनाने का समय है। प्रशांत ने इनविटेशन कार्ड को ध्यान से देखा। फिर उसने जाते हुए आदमी से पूछा, मुझे नहीं पता कि यह दावत की जगह कहां पर है, इस जगह जाते कैसे हैं? वो आदमी जाते जाते रुक गया और बिना पलटे ही बोला, बस बाहर निकलकर दाहिने हाथ मुड़ जाना, 100 मीटर की दूरी पर तुम्हारा ठिकाना है। आज जरूर जाना, तुम्हें पता है ना कहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है।
इतना कहते ही वो आदमी दुकान से बाहर गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। प्रशांत ने उसका पीछा करना ठीक नहीं समझा। पहले प्रशांत ने निमंत्रण पर नजर डाली, फिर उसने उन 2 सिक्कों को ध्यान से देखा। कैसे अजीब सिक्के हैं। उसकी तरह ये सिक्के भी दोनों काले हैं। पता नहीं किस धातु के बने हैं और कितने ठंडे हैं। और मजेदार बात यह है कि इस पर किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं बना। प्यारेलाल चाचा से पूछता हूं, शायद उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। प्रशांत प्यारेलाल को नींद से उठाकर नीचे दुकान पर ले आया। ये निमंत्रण पत्र और सिक्के दोनों ही अजीब दिख रहे हैं। ये बात तो तय है कि जिसने भी ये दिया है वो मानवीय नहीं है, प्यारेलाल ने कहा। इस दुकान का कोई भी ग्राहक मानवीय नहीं है। इतने दिनों में तो मैंने किसी भी इंसान को कुछ खरीदते हुए ही नहीं देखा, प्रशांत ने बोला। चाचा जी, आपको क्या लगता है कि यह आदमी वो कुएं वाला होरी होगा? उसने मुझे याद दिलाया कि आज अमावस है, मगर इससे पहले मैंने कभी भी होरी को ऐसी वेशभूषा में नहीं देखा है, प्रशांत ने कहा। यह कहना तो बड़ा मुश्किल है। होरी को इस तरह से दुकान में आने की क्या जरूरत है, प्यारेलाल ने कहा। तो अब मैं क्या करूं? इस दावत में चलना है क्या? और यहां से दाहिने हाथ से 100 मीटर पर कौन सी जगह है? प्रशांत ने प्यारेलाल से पूछा। जहां तक मुझे याद है वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है और उस पेड़ पर टिड्डियों का वास है, प्यारेलाल ने प्रशांत को बताया। तो इस इनविटेशन कार्ड में उस पेड़ का पता दिया है? प्रशांत ने पूछा। अरे रुको रुको, अभी याद आया। तुम्हारे दादाजी ने उस पेड़ का जिक्र एक बार किया था। उन्होंने बताया था कि बरगद के पेड़ पर देवता विराजमान होते हैं, मगर इस पेड़ पर टिड्डियों का वास था, इसलिए इस पेड़ पर काली शक्तियों ने अपना डेरा जमा लिया था। उस पेड़ की 3 बार दक्षिणाव्रत परिक्रमा करनी है और फिर 3 बार विपरीत दिशा में परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से वहां पर कुछ दिखता है। अब क्या दिखता है ये तो नहीं पता, और ये सब सच है कि नहीं ये भी नहीं पता, प्यारेलाल ने कहा। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। प्रशांत ने सिक्कों को जेब में डाला और प्यारेलाल के साथ दुकान के बाहर चला गया। वैसे भी उस आदमी ने चेतावनी दी है कि दावत पर नहीं पहुंचने से अंजाम बुरा होगा, इसलिए जितना पता है उतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ। चलते चलते प्रशांत ने प्यारेलाल से कहा। कुछ ही मिनटों में वो दोनों बरगद के पेड़ के सामने खड़े थे। मेरे कंधे पर हाथ रखो और कस के पकड़े रहना। पहले हम आंख खोलकर 3 बार घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाएंगे, फिर आंख बंद करके 3 बार विपरीत दिशा में चक्कर लगाएंगे, प्यारेलाल ने प्रशांत से कहा और चक्कर लगाना शुरू कर दिया। 3 चक्कर के बाद प्यारेलाल रुक गया और उल्टी दिशा में पलट गया। चलो अब तुम अपनी आंखें बंद करो और 3 बार इस पेड़ की परिक्रमा करो, प्यारेलाल ने प्रशांत को कहा। मगर आंख क्यों बंद करनी है? रात के 12 बजे हम पेड़ के पास ऐसी हरकतें करेंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे, प्रशांत ने कहा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने 3 चक्कर लगा लिए? तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना ही करो, फालतू के सवाल मत किया करो, प्यारेलाल ने गुस्सा होते हुए कहा। ठीक है, आंख बंद करके चक्कर लगाता हूं, प्रशांत ने कहा और चक्कर लगाने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि उसने कितने चक्कर लगाए, मगर अचानक ही एक चमकती रोशनी उसकी आंखों में पड़ने लगी। प्रशांत ने अपनी आंखें खोली। अरे ये कौन सी जगह है? इस जगह का तो जैसे नक्शा ही बदल गया, प्रशांत ने कहा। ये पेड़ तो अभी भी वैसा ही लग रहा है, प्यारेलाल ने पेड़ की तरफ नजर डालते हुए कहा। मगर ये रोशनी कहां से आ रही है? ना तो आकाश में चांद है और ना ही सूरज, फिर भी इतनी तेज रोशनी, प्यारेलाल ने हैरान होते हुए कहा। और यहां की हर चीज काली या सफेद है, घास, पत्थर, पेड़, किसी भी चीज में रंग नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहे हैं, मगर यह सपना बिल्कुल हकीकत के जैसा लग रहा है, प्रशांत ने इधर उधर देखते हुए कहा। यहां आ गए हैं तो दावत में शामिल हो जाते हैं। सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, उस पर चलकर देखते हैं कि कहां तक लेकर जाता है, प्यारेलाल ने कहा और उस पतले से रास्ते पर चलने लगा। प्रशांत प्यारेलाल के पीछे पीछे चलने लगा। सामने ऐसा लग रहा है जैसे कोई शहर है, कुछ लोग भी आते जाते दिख रहे हैं,
मगर ये कह पाना मुश्किल है कि वो आदमी है या भूत, पर यह दिखने में बहुत ही अजीब है। प्रशांत ने अगल बगल के लोगों को देखते हुए प्यारेलाल से कहा, शायद यही वो दावत की जगह है। सामने बहुत ही विशाल गेट बना हुआ है और वहां पर खड़े हुए दो आदमी, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ चेक करके अंदर भेज रहे हो। प्यारेलाल ने कहा, ये दो आदमी भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे वो आदमी जो दुकान पर न्योता देने आया था। फर्क बस इतना है कि उसने काले कपड़े पहने थे और इन्होंने सफेद। प्रशांत ने कहा, क्या कर रहे हैं ये लोग? हमारे पास कोई टोकन तो नहीं है। प्रशांत ने प्यारेलाल से पूछा, एक काम करते हैं, वो इनविटेशन कार्ड दिखा देते हैं, शायद उसको दिखाकर अंदर जाने दें। प्यारेलाल ने बोला। गेट पर पहुंचकर प्रशांत ने इनविटेशन कार्ड गार्ड को दिखाया। प्यारेलाल और प्रशांत ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इनविटेशन कार्ड को देखकर गार्ड का व्यवहार बदल जाएगा। दोनों गार्ड कार्ड को देखकर प्यारेलाल और प्रशांत के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने अंदर से इशारा करके अपने जैसे बहुत सारे गार्ड को बुला लिया। सारे गार्ड्स एक लाइन में लगकर हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रशांत ने कहा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये हमारा विशेष प्रकार से स्वागत कर रहे हैं। जिस आदमी ने ये निमंत्रण दिया है वो कोई खास आदमी होगा। ये इनविटेशन कार्ड भी औरों से अलग है। शायद ये कार्ड विशेष अतिथियों के लिए है। प्यारेलाल ने कहा, देखो भाई, जैसा देश वैसा भेष। अब तुम भी इन लोगों की तरह कम बोलो और हम चुपचाप अंदर चलते हैं। प्यारेलाल ने कहा और हाथ जोड़ते हुए दावत की तरफ चल दिया। प्रशांत भी प्यारेलाल के पीछे पीछे चलने लगा। अंदर जाते ही प्रशांत और प्यारेलाल ने एक अनोखा ही नजारा देखा। हाँ? यहां पर तो बहुत सारी दुकानें हैं। प्रशांत ने धीरे से प्यारेलाल से कहा, ये सब लोग ये क्या बेच रहे हैं? मूर्तियां, अगरबत्ती के स्टैंड, जपने वाली माला, मोमबत्ती और ना जाने क्या क्या। मगर ना तो ये बेचते हुए दिख रहे हैं और ना ही कोई ग्राहक खरीदते हुए दिख रहा है। अजीब ही जगह है। प्यारेलाल वो सब देखते हुए आगे चल रहा था। तभी प्रशांत ने प्यारेलाल को रोका और उसके कान में कहा, क्या तुमने ध्यान दिया? यहां जो सामान दिख रहा है वो दादाजी की दुकान के सामान की तरह लग रहा है। प्यारेलाल ने भी अब ध्यान से देखा और कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो। इनमें से बहुत सी चीज वैसी ही दिखती है जैसी दुकान पर रखी है। क्या तुम्हें लगता है कि दादाजी ने भी कभी यहां आकर यह सब सामान खरीदा होगा? प्रशांत ने पूछा। प्यारेलाल ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मुझे इस बात की कोई खबर नहीं है। फिर प्रशांत और प्यारेलाल आगे चलने लगे और थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़े से महल के सामने आ गए। हाँ, इतना बड़ा महल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, प्यारेलाल ने कहा। प्यारेलाल और प्रशांत दोनों अपना सर ऊपर करके महल की चोटी को निहार रहे थे। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ महल ही दिख रहा है। क्या ऐसा महल हकीकत में भी होता है? प्रशांत ने कहा। वैसे महल के दरवाजे की नक्काशी बहुत ही महान और प्राचीन दिखती है। मुझे तो शक हो रहा है कि यह सब सच है या सपना। प्रशांत ने कहा, तो अंदर भी चलकर देखना चाहिए, प्यारेलाल ने कहा। आखिरकार असली दावत तो महल के अंदर ही होगी। ये कहते हुए प्रशांत और प्यारेलाल महल के अंदर चले गए। आखिरकार क्या होने वाला था महल में? अंदर जाकर वो क्या देखने वाले थे? क्या उस दावत में कुछ विशेष होने वाला था? और उन दो सिक्कों का क्या मतलब था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्रशांत और प्यारेलाल उस महल की व्यवस्था को देखकर हैरान हो गए जहां वो दावत के निमंत्रण पर पहुंचे थे। दरवाजे पर दो आदमी खड़े थे जो सफेद वस्त्र पहने थे। लगता है ये भी इस गेट के गार्ड हैं। और ठीक पहले वालों की तरह ये समझ में नहीं आ रहा कि आदमी है कि भूत। प्रशांत ने प्यारेलाल के कान में फुसफुसाया, अंदर चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। भीड़ इतनी ज्यादा है मगर कोई भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं ये लोग बिना बात किए जिंदा कैसे हैं। प्यारेलाल ने कहा, वही तो मुझे भी लग रहा है कि ये लोग जिंदा भी है कि नहीं। प्रशांत ने कहा।
प्रशांत ने भीड़ में अपने पैरों को उठाते हुए आगे देखा और बोला, भीड़ तो बढ़ती जा रही है, मेन हॉल में शायद बैठने की जगह भी नहीं है। ऐसा करते हैं, यहीं बाहर टेबल चेयर पर बैठ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या होना है, दावत में आए हैं, कुछ खाना पीना तो मिलना चाहिए। प्यारे लाल ने अपने दोनों हाथ मलते हुए कहा, वहां देखो, वहां पर एक जगह खाली है, चलो जल्दी से चलकर वो कुर्सी घेर लेते हैं। प्यारे लाल ने प्रशांत को इशारा करते हुए कहा। प्रशांत और प्यारे लाल जल्दी से कुर्सी पर बैठ गए। मेज पर बैठे बाकी लोगों को वो नहीं जानते थे। अगर कोई प्रशांत को देखकर मुस्कुराता तो प्रशांत भी जवाब में मुस्कुरा देता। तभी वहां पर कोई आया और खाना सर्व करने लगा। सबके सामने रखी हुई प्लेट पर कुछ धनिये की पत्ती रखकर चला गया। ये क्या, धनिये की पत्ती? भला दावत में कोई धनिया खाता है? प्यारे लाल ने मुंह बनाते हुए कहा। प्यारे लाल और प्रशांत एक दूसरे का मुंह देख ही रहे थे कि तभी वहां पर किसी ने आकर उनको 2 गिलास पकड़ा दिए। लगता है इसमें अंग्रेजी शराब है। प्यारे लाल ने ग्लास को सूंघते हुए कहा, चलो कुछ तो अच्छा मिला। कहते हुए प्यारे लाल ने गिलास में से एक घूंट लिया और उसका मुंह बन गया। ये क्या बकवास है, ये तो सिर्फ पानी है जो अंग्रेजी शराब की तरह महक रहा है। प्यारे लाल की बात सुनते ही प्रशांत की हंसी छूट गई। इसी को शायद घास फूस खाना और पानी से निकलना कहते हैं। प्रशांत ने अपने ग्लास का पानी पीते हुए कहा, वैसे ये पानी पीने के बाद धनिया खाने का मन कर रहा है। प्यारे लाल ने कहा और धनिये की पत्ती को अपने मुंह में रख लिया। अरे पत्ती का टेस्ट तो कुछ अलग है, प्यारे लाल ने कहा। हाँ, धनिया जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। शायद पानी पीने के बाद इन चीजों का स्वाद बदल जाता है, प्रशांत ने कहा। धीरे धीरे वहां पर और खाना परोसे जाने लगा। एक प्लेट में कोयले जैसा कुछ रखा गया। ये तो धनिया की पत्ती से भी बुरा है। अब ये कोयला कौन खाएगा? प्यारे लाल ने कोयले का टुकड़ा हाथ में उठाते हुए कहा। प्रशांत ने पहले अपना गिलास खाली किया और फिर कोयले का टुकड़ा उठाकर एक बार में पूरा मुंह में रख लिया। पहले तो प्रशांत ने अपनी नाक सिकोड़ी और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे ये कोयला तो एकदम गुलाब जामुन जैसा है, प्रशांत ने मुंह में भरे हुए कोयले को खाते हुए कहा। थोड़ी देर में दावत उनके लिए एक खेल बन गया था। बार बार अपना गिलास खाली करते और वो शराब वाला पानी फिर से भर जाता। ये तो देखने में पनीर जैसा लग रहा है। चलो आखिरकार कुछ खाने लायक तो दिया। प्रशांत ने प्लेट में रखे हुए पनीर को देखते हुए कहा, इस माया नगरी में जो दिखता है वो वैसा होता कहाँ है? प्यारे लाल ने पनीर का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए कहा। फिर उसने अपनी दोनों आंखें बंद करके एक गंदा सा चेहरा बनाया। ये तो एकदम नींबू की तरह खट्टा है, इसको निगलने के लिए अब पानी पीना पड़ेगा। कहते हुए प्यारे लाल ने एक ही बार में वो पूरा गिलास खाली कर दिया। प्रशांत ने इधर उधर देखा, फिर साहस करते हुए पनीर के टुकड़े को मुंह में रख लिया और तुरंत पानी से निगल लिया। मुझे लगता है ये जो भी दे रहे हैं उसे खा लेना ही बेहतर होगा। अगर खाना छोड़ दिया और कुछ गड़बड़ हो गई तो पता नहीं कैसे संभालूंगा, प्रशांत ने अपने आप से कहा। दावत खत्म होते ही प्यारे लाल और प्रशांत ने सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया और महल के अंदर चले गए। यहाँ की सजावट तो बाहर की सजावट से भी ज्यादा भव्य है। अगर ये सब रंगीन होता तो कितना सुंदर दिखता। प्यारे लाल वहां की भव्यता देखकर बोल उठा, ये दुकानों में क्या बेच रहे हैं? प्रशांत ने पूछा। प्रशांत और प्यारे लाल एक दुकान के सामने रुक गए और बोर्ड को पढ़ने लगे। सोमरस, अर्जुन वाटी, अमृत की गोली, सुंदरता की छाल। प्यारे लाल ने पढ़ा और पूछा, ये सब किस तरह की दवाइयां हैं? चलो कुछ खरीद कर देखते हैं, प्रशांत ने कहते हुए अपनी जेब से एक काले रंग का सिक्का निकाल लिया। फिर वो सिक्का उसने दुकानदार को दिया और उंगली से बोतलों की तरफ इशारा किया। दुकानदार ने भी बिना कुछ बोले एक बोतल उठाई और दवाई एक लिफाफे में पैक करके प्रशांत को दे दी। दुकानदार ने प्रशांत को दवाई के साथ कुछ सिक्के भी वापस किए। ये सिक्के आकार में तो काले सिक्के की तरह ही हैं, मगर सफेद रंग के हैं। लगता है काला सिक्का महंगा है और सफेद का मूल्य उससे कम है। प्रशांत ने सिक्कों को जेब में रखते हुए प्यारेलाल से कहा। प्रशांत और प्यारेलाल आपस में बात कर रहे थे
कि अचानक उनके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया। प्रशांत और प्यारेलाल ने पलटकर सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखा और दोनों हैरान रह गए। उनके सामने खड़ा आदमी उनसे कदकाठी में लंबा और मोटा था। दोनों अपना सर उठाकर उसके चेहरे को देख रहे थे। वो आदमी अपने कंधे पर भार उठाया हुआ था और उन दोनों के सामने मुस्कुरा रहा था। प्रशांत ने प्यारेलाल को कोहनी मारी और पूछा, ये हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? प्यारेलाल फुसफुसाया, लगता है कहीं चलने का इशारा कर रहा है, चुपचाप इसके पीछे चलते हैं। कहते हुए प्यारेलाल और प्रशांत उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। अरे ये कहां लेकर जा रहा है? यहाँ तो लोग भी कम हो रहे हैं और जगह सुनसान होती जा रही है। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। प्यारेलाल ने इधर उधर देखते हुए कहा। प्रशांत ने भी आसपास नजर दौड़ाई और बोला, लगता है ये सामने वाले गलियारे में लेकर जा रहा है। हाँ, लोग तो बहुत कम हो गए हैं, मगर जरूर इसके पास कुछ खास है जो ये हमें अकेले में दिखाना चाहता है। वो लंबा हट्टा कट्टा आदमी प्रशांत और प्यारेलाल को एक छोटी सी गली में ले गया। गली में उन तीनों के सिवाय और कोई नहीं था। उस आदमी ने कंधे से भार उतारा और जमीन पर रख दिया। पोटली खोलते ही वहां एक छोटी सी दुकान की तरह बन गई। वो आदमी तरह तरह के सामान प्रशांत को दिखाने लगा। प्यारेलाल और प्रशांत दोनों हर एक वस्तु को ध्यान से देख रहे थे। तभी प्यारेलाल ने प्रशांत को अपनी तरफ खींचा और उससे कहा, वहां उस बोतल को देखो, उस पर लिखा है एरावत का खून। कहते हुए प्यारेलाल की आंखें चमक रही थी। प्रशांत ने कुछ याद करने की कोशिश की। फिर उसने प्यारेलाल से कहा, अघोरी की उस लाल किताब में कई बार एरावत के खून का जिक्र किया गया है। लगता है ये कुछ बहुत जरूरी चीज है। वास्तव में तो एरावत इंद्र का हाथी है। क्या तुम्हें लगता है कि ये असली एरावत का खून होगा? प्यारेलाल ने प्रशांत से पूछा। यहाँ की हर एक वस्तु नायाब और प्राचीन है, शायद एरावत का खून हो भी सकता है, प्रशांत ने कहा और उस बोतल को अपने हाथ में उठा लिया। फिर प्रशांत ने अपनी जेब में से सफेद कलर का सिक्का निकाला और उस लंबे आदमी को दे दिया। लंबे आदमी ने सिक्के को देखकर मुस्कुराया और प्रशांत को बोतल के साथ साथ कुछ यंत्र लिखने वाले कागज भी दिए। लगता है इन कागज के टुकड़ों पर इस खून से यंत्र बनाए जाते हैं। वास्तव में तो ये पेपर के टुकड़े अलग अलग रंग के होने चाहिए, प्यारेलाल ने कहा। मगर यहां तो सब काला और सफेद ही दिखता है। इस दुकानदार ने सफेद सिक्के वापस नहीं किए। इसका मतलब इसने बचे हुए पैसों की जगह हमें ये कागज दिए हैं, प्रशांत ने हिसाब करते हुए बोला। फिर प्रशांत ने उस आदमी को देखकर नमस्कार किया और धीरे से मुस्कुराया। प्रशांत ने अपनी उंगली से जमीन की रेत पर कुछ लिखा और दुकानदार को इशारा करके पढ़ने के लिए कहा। जमीन पर प्रशांत ने लिखा था, यहां पर लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? दुकानदार ने प्रशांत के शब्दों को पढ़ा, फिर रेत पर हाथ फेरकर अपनी उंगली से भी कुछ लिख दिया। शैतानी लोग शैतानी आत्माओं को खाते हैं। यह पढ़कर प्रशांत को बहुत ताज्जुब हुआ। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, प्यारेलाल ने भी वो पढ़ लिया और प्रशांत से कहा, मैंने हमेशा सुना है कि आत्माएं लोगों को सताती और खाती हैं। आज पहली बार सुन रहा हूं कि लोग भी किसी तरह से आत्माओं को खा सकते हैं। प्रशांत ने भी कुछ सोचते हुए हां में सर हिलाया और प्यारेलाल से कहा, अभी तक तो मुझे लग रहा था कि यहां पर सिर्फ आत्माएं हैं। इसमें जो लिखा है उससे लगता है कि यहां पर शैतानी लोग भी हैं। फिर प्रशांत ने जमीन पर दुकानदार के लिए एक और सवाल लिख दिया, क्या ये माया नगरी है? प्रशांत का सवाल पढ़कर वो लंबा हट्टा कट्टा दुकानदार थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसने जमीन पर कुछ लिखा और तुरंत अपनी पोटली बांधकर वहां से जाने को तैयार हो गया, इससे पहले कि प्रशांत लिखा हुआ पढ़ पाता। दुकानदार ने प्रशांत के हाथ में धीरे से कुछ थमाया और गलियारे से बाहर चला गया। प्रशांत उस दुकानदार को बाहर जाता हुआ देखता रहा। तभी अचानक प्यारेलाल और प्रशांत का ध्यान उस लिखावट पर गया। ये पाताल लोक है। कोहरा होने से पहले यहां से चले जाना, नहीं तो धरती पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये पढ़कर प्रशांत की टेंशन बढ़ गई। क्या सच में पाताल लोक जैसा कोई लोक होता है? और कोहरा? ये किस कोहरे की बात कर रहा है? प्रशांत ने पूछा। प्रशांत ने जब ये बोला कि तभी अचानक से वहां पर कोहरा होने लगा।
प्यारेलाल ने जमीन पर लिखी हुई लिखावट को जल्दी से अपने पैर से मिटा दिया और प्रशांत का हाथ पकड़ा और कहा, जल्दी करो, यहां से भागकर उस पेड़ पर जाना है। अगर उस बरगद के पेड़ तक नहीं पहुंच पाए तो हम इस पाताल लोक में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। प्यारेलाल प्रशांत का हाथ पकड़कर भाग रहा था। प्रशांत ने प्यारेलाल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जो उसने लिखा है वो? प्रशांत अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया कि प्यारेलाल ने उसको डांटते हुए कहा, अपने सवाल अपने पास रखो, यह समय बहस करने का नहीं है। चुपचाप यहां से पहले भागते हैं, उसके बाद में कुछ सोचेंगे। बरगद के पेड़ तक पहुंचते पहुंचते कोहरा बहुत घना हो चुका था। प्यारेलाल और प्रशांत ने दोबारा 3-3 बार पहले की तरह पेड़ की परिक्रमा की कि तभी दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली बार जब दोनों ने आंखें खोली तो वो बनारस की गली में थे। चारों तरफ अंधेरा था। प्रशांत ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। ये क्या, इसमें तो सिर्फ 12:01 हुआ है। प्रशांत ने हैरान होते हुए प्यारेलाल से कहा, हम सिर्फ 1 मिनट के लिए यहां से गए थे। प्रशांत को समय पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर प्रशांत ने अपनी जेब में हाथ डाला। ये बोतल और कागज के टुकड़े और 7 बचे हुए पैसे, ये सब कुछ मेरे पास है, तो इसका मतलब ये सब हकीकत थी, प्रशांत ने कहा। प्यारेलाल ने इधर उधर देखा, फिर प्रशांत का हाथ पकड़ते हुए कहा, यह सारा सामान यहां बाहर मत निकालो, दुकान पर चलो, वहां चलकर इनको ध्यान से देखते हैं। दुकान पर आते ही प्रशांत ने बोतल और कागज के टुकड़ों को मेज पर रख दिया। ये कागज के टुकड़े तो अलग अलग रंग के हैं, वहां पर ये सब सफेद दिख रहे थे, प्रशांत ने कहा। और इस बोतल को देखो, प्यारेलाल ने बोतल हाथ में उठाते हुए कहा, इसमें एरावत का खून सही में लाल रंग का है। प्रशांत ने जेब में से सारे सिक्के निकाले। ये सफेद सिक्के तो बचे हुए पैसे हैं, मगर ये अजीब सी चीज क्या है? प्रशांत ने प्यारेलाल को दिखाते हुए कहा। प्यारेलाल ने प्रशांत से वो अनोखा लाल रंग का सिक्का लिया। इतना सुंदर लाल रंग का सिक्का जिस पर सुनहरे रंग से कुछ चिन्ह बने हुए हैं, लगता है मैंने इसको कहीं देखा है, प्यारेलाल ने सोचते हुए कहा। अरे ये तो वैसा ही सिक्का है जिसको दिखाकर लोग दावत में जा रहे थे। प्रशांत को एकदम से याद आया, तो ये हमारा पाताल लोक में वापस जाने का जरिया है, प्यारेलाल ने कहा। प्यारेलाल ने सारे सामान को ध्यान से देखा और कहा, वहां की हर एक चीज बहुत ही नायाब ढंग से बनाई गई है, इतनी अच्छी कारीगरी मैंने कभी नहीं देखी। लगता है दुकान को रात को खोलने का जरूर कुछ फायदा हुआ है। हाँ, वो अगरबत्ती और उसका स्टैंड जरूर ही कीमती होगा उनके लिए, प्रशांत ने कहा। मैंने कई बार तुम्हारे दादाजी को ऐसी नायाब वस्तुएं बनाते हुए देखा है, उनकी कारीगरी वाकई सराहनीय थी। मैंने उन्हें पन्ने की नक्काशी करते हुए भी देखा था। अगर वो तुम्हें कहीं मिले तो उसको संभाल के अपने पास रखना। क्या तुमने ये सब कभी दादाजी से नहीं सीखा? प्यारेलाल ने प्रशांत से पूछा। जब दादाजी ये सब कर रहे थे तब मैं चोरों को पकड़ने में बिजी था, और अब मुझे अनामिका को पकड़ने का काम करना है। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये सारी चीज तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए। जब तुम अनामिका को पकड़ने जाओगे तब ये तुम्हारे काम आने वाली है, प्यारेलाल ने प्रशांत को हिदायत दी। उन अनोखी वस्तुओं में ऐसा क्या था? अनामिका को पकड़ने में वो प्रशांत के क्या काम आने वाली थी? क्या अनामिका को पकड़ने के प्लान में प्रशांत कामयाब होने वाला था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड